दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने जो कवर किया था मैं उसको एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। हमने दो चीज़ जानी थी कि अगर आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हो, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हो या फिर आप कोई सर्ज की बात कर रहे हो, सर्ज यानी कि जो लाइटनिंग होती है, ये भी आपको आगे जा कर के और क्लियर होगा। तो इन दोनों ही केस में जो आपका वोल्टेज सिग्नल होता है और जो करंट सिग्नल होता है वो डिस्टेंस और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। जबकि नॉर्मल केसेस में किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। नॉर्मल केस का मतलब है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल हो या फिर आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल हो, तो हम ज़्यादातर इक्वेशन क्या लिखते हैं? वी एम साइन ओमेगा टी लिखते हैं। बट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में या फिर हाई वोल्टेज सिग्नल जो होता है, जो आपका लाइटनिंग जब होती है तब वो वाला जो सिग्नल होता है, सर्ज सिग्नल जो होता है, वो दोनों ही जो सिग्नल है वो दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? वी आई। दोनों टाइम और डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करते हैं और इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जाना था कि जो आपका एक नई टर्म्स हमने देखी थी, सर्ज इम्पीडेंस बोल दीजिए, इनफाइनाइट लाइन बोल दीजिए, नेचुरल लाइन बोल दीजिए, लॉसलेस लाइन बोल दीजिए। इस तरह का जो इम्पीडेंस था उसको हमने डिराइव किया था मेथड वन के अंदर। और मेथड वन के अंदर जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो ये था कि जो आपके वोल्टेज और करंट का जो रेशो है, यानी कि जो आपके लोड है वो कैसा होना चाहिए? रेजिस्टिव लोड होना चाहिए। उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एल बाई सी होनी चाहिए। यहाँ पर वी क्या है? आपकी वी है फेस वोल्टेज, और आई क्या है? यहाँ पे आई है आपका लाइन करंट बोल सकते हैं। आई को हम बोल देंगे यहाँ पे लाइन करंट। ठीक है, इन दोनों का जब रेशो लिया जाता है तो रूट एल बाई सी के इक्वल होगा। तब क्या फ़ायदा होगा हमें? तब जो आपके रिएक्टिव वॉर्स हैं, कैपेसिटिव रिएक्टिव वॉर्स इक्वल होंगे किसके? इंडक्टिव रिएक्टिव वॉर्स के। या फिर आप बोल सकते हो कि जो कैपेसिटेंस की स्टोर एनर्जी है और जो आपके इंडक्टेंस की स्टोर एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो रिएक्टिव पावर बैलेंस होता है कब? जब आपका लोड कितना हो? रूट एल बाई सी हो। और इसी को हम बोलते हैं सर्ज इम्पिडेंस। और हमने फिर एक लाइन लिखी थी कि जो सर्ज इम्पिडेंस जो आपका निकल के आता है जेड एस, ये आपकी लाइन लेंथ से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम बात करें फॉर लॉस फ्री लाइन, फॉर लॉस फ्री लाइन, लॉस फ्री लाइन का मतलब क्या है? कि रेजिस्टेंस और जो आपका कंडक्टेंस है वो दोनों ही क्या हो? ज़ीरो हो। इस लाइन को हम क्या बोल देंगे? लॉस फ्री लाइन बोलेंगे इसको। आर और जी की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं? जीरो पुट कर देते हैं। उस लाइन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? लॉस फ्री लाइन बोलेंगे। इस केस में जो आपका करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो जेड सी होता था, जो हम निकालते थे रूट जेड अपॉन वाई, वो किसके इक्वल आ जाएगा? रूट एल अपॉन सी। तो यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर हो गया है कि लॉसलेस लाइन के लिए, यानी कि लॉस फ्री लाइन के लिए, जो आपका करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है वही आपका क्या होता है? सर्ज इम्पीडेंस होता है। ठीक है। तो मेथड वन के अंदर हमने दो चीज़ देखी कि जब आप लोड का जो रेजिस्टेंस है उसको सर्ज इम्पीडेंस के इक्वल कर दोगे तब रिएक्टिव पावर बैलेंस हो जाएगा, फर्स्ट लाइन। दूसरी लाइन की लॉसलेस लाइन के अंदर जो आपका करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है वही आपका सर्ज इम्पीडेंस भी होता है। तो इसको हम एक बार नोट कर लेते हैं कि जो आपका जेड एस है, सर्ज सर्ज इम्पीडेंस है, ए प्योरली रेजिस्टिव लोड which when connected which when connected at at receiving end of the line, receiving end of the line, the reactive power generated by the reactive power generated by capacitive reactance generated by capacitive reactance will be completely absorbed by inductive reactance of line, inductive reactance ऑफ लाइन। जो भी मैंने आपको मैथमेटिकली समझाया था और जो भी मैंने बोला था वो इन सभी लाइन में कंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये तो एक सर्ज इम्पिडेंस को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, ये मेथड वन है। एक मेथड टू है सर्ज इम्पिडेंस को डिफाइन करने का, और उससे हमें सर्ज इम्पिडेंस का एक और रिजल्ट हमें मिलेगा, एक और महत्वपूर्ण इम्पैक्ट सर्ज इम्पिडेंस का हमको मिल जाएगा। हमने
लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में वी एक्स और आई एक्स की इक्वेशन फाइंड आउट की थी। वी एक्स आपका आया था वी आर प्लस आई आर जेड सी डिवाइडेड बाई टू ई की पावर गामा एक्स प्लस वी आर माइनस जेड सी आई आर डिवाइडेड बाई टू ई की पावर माइनस गामा एक्स। ठीक है, यही हमें मिला था। यहाँ पर गामा क्या था, रूट ऑफ जेड वाई था। इसको मैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ रियल क्वांटिटी आएगी, कोई ना कोई इमेजिनरी क्वांटिटी आएगी। ठीक है, गामा आपका ये मिलेगा आपको। ठीक है, उसके अलावा ये जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा और कोई ना कोई एंगल होगा। तो उस एंगल को मैं, इसके एंगल को सपोज फाई वन बोलता हूँ, इसके एंगल को सपोज फाई टू बोलता हूँ। तो फाई वन क्या होगा, एंगल ऑफ वी आर प्लस आई आर जेड सी, और फाई टू क्या होगा, एंगल ऑफ वी आर माइनस आई आर जेड सी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा और कुछ ना कुछ एंगल आएगा, और उस एंगल को मैं ई की पावर के साथ लिख सकता हूँ। तो ये क्या रिजल्ट बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा वी आर प्लस जेड सी आई आर डिवाइडेड बाई टू। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। एंगल कितना आएगा, यहाँ पे एंगल आएगा ई की पावर आयोटा फाई। तो यहाँ पर आप ई की पावर आयोटा फाई वन लिखोगे और ई की पावर एल्फा प्लस आयोटा बीटा लिखोगे। इस टर्म को मैं एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ई की पावर एल्फा अलग से लिख सकता हूँ और ई की पावर आयोटा इंटू फाई वन प्लस बीटा यहाँ पर अलग से लिख सकता हूँ। बीटा जो है एक्स की फॉर्म में आ रहा है क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई है। तो क्योंकि ई की पावर आयोटा गामा एक्स है तो एल्फा के साथ भी एक्स आएगा और बीटा के साथ भी एक्स आएगा। तो ये टर्म लिख सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे इसकी जगह यही टर्म यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये आपकी टर्म हो जाएगी ई की पावर एल्फा एक्स ई की पावर आयोटा बीटा एक्स प्लस फाई वन। इसी तरह से यहाँ पे मोड क्या आएगा, वी आर माइनस जेड सी आई आर डिवाइडेड बाई टू, और ई की पावर माइनस एल्फा एक्स ई की पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स प्लस फाई टू। ठीक है, ये आपको मिल गया रिजल्ट। ये रिजल्ट किसका मिल गया आपको, वी एक्स का। आपने थोड़ा आगे तक उसको सॉल्व कर लिया। तो इस रिजल्ट से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है, अगर आप इस वेव को देखो और इस वेव को देखो, तो जो आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज का जो सिग्नल है वो दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक कंपोनेंट है जो आपका ई की पावर प्लस पॉजिटिव है और एक ई की पावर नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव वाला कंपोनेंट है वो होता है इंसिडेंट वेव है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट वेव। यानी कि ये वेव जा रही है आपकी सेंडिंग से रिसीविंग साइड में, और एक वेव है जो आपकी रिसीविंग से सेंडिंग एंड की तरफ वापस आ रही है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। तो एक नया कंसेप्ट आ गया कि जब भी आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है तब हम वी एक्स लिखते हैं, और अगर आपकी सर्ज हो, सर्ज का मतलब है हाई वोल्टेज हो, तब भी क्या होगा, जो भी आपकी सिग्नल होगा वो दो तरह की वेव से मिलकर बना होगा, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड। तो हम क्या चाहते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव ना हो, क्योंकि रिफ्लेक्ट वेव होगी, सपोज आपका वेव इधर जा रही है सेंडिंग एंड से और यहाँ पे कोई कंपोनेंट है उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई वेव रिफ्लेक्ट होकर के वापस आए, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर के अगर वापस आएगी तो आपका ये जो वेव है ये क्या करेगी, सिग्नल में डिस्टरबेंस पैदा करेगी, या फिर जो आपके इक्विपमेंट अटैच किए हुए हैं ट्रांसमिशन लाइन में उनको चोट पहुंचा सकती है। तो हमारा पर्पज़ क्या होता है कि इस रिफ्लेक्टेड वेव को जीरो किया जाए, यानी कि इस कंपोनेंट को जीरो किया जाए। तो इस कंपोनेंट को जीरो कैसे कर सकते हैं उसको हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक काम हम कर सकते हैं कि इस वाली क्वांटिटी को जीरो बनाना है, तो वी आर माइनस आई आर जेड सी को अगर हमें ज़ीरो बनाना है तो यहाँ पे वी आर इज इक्वल टू आई आर जेड सी हो जाएगा। जेड सी क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन आई आर। यानी कि अगर करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस वी आर अपॉन आई आर के इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो है आपका सिग्नल में जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, रिजल्ट मिल चुका है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ लोड इम्पिडेंस, क्योंकि वी आर अपॉन आई आर किसको बता रहा है, लोड इम्पिडेंस को, इज चूजन सच दैट जेड एल लोड इम्पिडेंस करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के इक्वल हो, यानी कि वी आर अपॉन आई आर जो है वो करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के इक्वल आ जाए, तब हम ये बोल सकते हैं कि वी आर अपॉन आई आर इज इक्वल टू जेड सी होगा। तब आपका वी आर माइनस जेड सी आई आर जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव वाली जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो रिफ्लेक्टेड वेव वेनिसेज। कब वेनिस होगी, जब आपका लोड इम्पिडेंस जो है वो करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के इक्वल हो। ठीक है,
और इस तरह की जो लाइन होती है, सच ए लाइन इज टर्म एज इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट लाइन का मतलब आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे कोई रिफ्लेक्टेड वेव नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो लोड का इम्पिडेंस है वो लाइन के करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के इक्वल है, और ऐसा होने पे हमने मैथमेटिकली देख लिया है कि रिफ्लेक्टेड वेव ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में, जो आपके जेईई एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बार बार पूछ लिया जाता है कि जो आपका ओवरहेड लाइन होती है उसके लिए जो आपका सर्ज इम्पिडेंस है जेड एस, वो कितना होता है? 300 से 500 ओम होता है। ठीक है। फॉर केबल के लिए आपका जो है सर्ज इम्पिडेंस वो होता है 40 से 50 ओम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केबल के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा होगी तो सी की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी, और रूट एल बाई सी में अगर डिनोमीटर बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस होने लगेगी, इसलिए यहाँ पे सर्ज इम्पिडेंस क्या होता है? कम होता है। तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपको सर्ज इम्पिडेंस क्या होता है उसको दोनों तरह से डिफाइन कर दिया है, और इनफाइनाइट लाइन क्या होती है, फ्लैट लाइन क्या होती है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। अब कुछ बेसिक से पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक टॉपिक, यानी कि कई बार पूछ लिया जाता है कि लॉस लेस और लॉस फ्री लाइन का क्या मतलब है। ये मैंने पहले भी ये टर्म यूज़ किया है। तो इस लाइन का क्या मीनिंग होता है देखिएगा। इस लाइन का मतलब है कि जहाँ पे आर और जी आपके क्या हो? ज़ीरो हो। ऐसे केस में जब आप गामा निकालोगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस आयोटा बीटा आएगा। गामा को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, एक रियल क्वांटिटी है, एक इमेजनरी क्वांटिटी है। अल्फा रियल क्वांटिटी है और बीटा क्या है? इमेजनरी क्वांटिटी। इनके भी अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं, वो आपको आगे पता चलेंगे। ठीक है। तो लॉस फ्री लाइन के अंदर ये हो गया आपका। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? जेड इंटू वाई आता है। तो जेड इंटू वाई में क्या होगा? जेड की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस, सॉरी, आर प्लस आयोटा ओमेगा एल आती है। आर प्लस आयोटा ओमेगा एल आएगी, और उसके अलावा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आपका जो एडमिटेंस है, यानी कि जेड वाई है तो जीरो प्लस आयोटा ओमेगा सी मल्टीप्लाई होगा। आर भी जीरो है और जी भी जीरो है, यहाँ पे जीरो जीरो पुट कर दिए तो ये आपका आ जाएगा आयोटा ओमेगा रूट एल सी, एल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो लॉसलेस लाइन के लिए अल्फा तो जीरो हो गया, अटेन्यूएशन फैक्टर तो जीरो है। बीटा कितना आएगा? बीटा आपका आएगा ओमेगा रूट एल सी। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ रूट एल सी। ये आपको बीटा मिल गया। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। बीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है ओमेगा रूट एल सी। अब आपको आगे से याद रखना है, यानी कि 2 पाई एफ रूट एल सी। अब यहाँ से एक और रिजल्ट है जिससे हम इसको कंपेयर करेंगे। मैंने आपको पहले लास्ट यूनिट में बताया था कि वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन क्या होती है। इसको निकालने का जो फॉर्मूला था वो था आपका लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एल सी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एल बाई रूट एल सी लिख सकता हूँ इसको मैं। और बीटा आपका क्या है? 2 पाई एफ। अब हम इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में और इसी वाली इक्वेशन को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? बीटा क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ एल डिवाइडेड बाई वी। वी क्या है? वेलोसिटी है। और हम जानते हैं एक और फॉर्मूला है वेलोसिटी का, वो क्या होता है? वेलोसिटी का एक फॉर्मूला क्या है? जो आपका लेमडा इंटू एफ होता है। ठीक है। ये एक फॉर्मूला और आ जाता है यहाँ पे आपका, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? वेवलेंथ से। तो ये भी किसका है? वेलोसिटी का फॉर्मूला है। जब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? बीटा की वैल्यू आएगी आपके पास 2 पाई एफ एल डिवाइडेड बाई लेमडा एफ। तो आपको क्या मिल गया? 2 पाई एल बाई लेमडा। इसे हम फिजिक्स में भी इस टर्म को हम यूज़ करते थे, इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। आपको अगर आपने फिजिक्स में वेव थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लेमडा क्या है? लेमडा है आपकी वेवलेंथ ऑफ सिग्नल। तो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपके कई बार गेट में भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये मैं आपको कंबाइंडली लिखवा देता हूँ, समझा मैंने दिया है यहाँ पे। कंबाइंडली हम इनको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी क्या होती है? एल अपॉन रूट एल सी होती है। ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है? बीटा क्या निकल के आता है लॉस फ्री लाइन के लिए? ओमेगा रूट एल सी। इसका एक और फॉर्मूला है 2 पाई एल अपॉन लेमडा। लेमडा वेवलेंथ ऑफ सिग्नल, एल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इसको हम वेव नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये हो गया आपका लॉस फ्री और लॉस लेस लाइन के लिए जो कुछ डाटा था वो मैंने आपको नोट करा दिया है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक और पॉइंट है जो आपसे पूछ लिया जाता है, इसको भी आप डायरेक्ट फॉर्मूले के टर्म्स में याद रखें। क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा फॉर नॉमिनल पाई नेटवर्क।
नॉमिनल पाई नेटवर्क यानी कि जो लॉसलेस लॉसलेस लाइन है, नॉमिनल पाई नेटवर्क है। लॉसलेस लाइन के अंदर जो आपके ए और डी की वैल्यू क्या होती है ये आपसे पूछा जाएगा। तो ए और डी जो है आपका वो क्या होता है, अगर पाई नेटवर्क से अगर ए और डी को कंपेयर करते हैं तो पाई नेटवर्क का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जेड आएगा, यहाँ पे आपका वाई बाई टू आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, वाई बाई टू आएगा। तो इसको जब इसके ए बी सी डी पैरामीटर निकाले जाएंगे और इसको कंपेयर किया जाएगा ए डी से, तो वो क्या आता है, वन प्लस वाई जेड बाई टू आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं y की वैल्यू, वन प्लस आर प्लस आयोटा ओमेगा एल इंटू जी प्लस आयोटा ओमेगा सी डिवाइडेड बाई टू। अब लॉस लेस लाइन है तो r इज इक्वल टू जी इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, हम जीरो पुट कर देंगे। तो ऐसा पुट करने पे आपका a इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई टू। और हम जानते हैं ओमेगा रूट एल सी क्या होता है, बीटा होता है, तो इसको मैं वन माइनस बीटा स्क्वायर बाई टू लिख सकता हूँ, जहाँ पर बीटा किस में है, रेडियन में है। तो पाई नेटवर्क के अंदर अगर आपको नॉमिनल पाई नेटवर्क है और लॉसलेस लाइन है, तो ए और डी पैरामीटर का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली क्या होता है, वन माइनस बीटा स्क्वायर बाई टू होता है। तो ये एक रिजल्ट है, एग्जाम्स में काम आ जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। बीटा क्या है, इन रेडियन है। ठीक है, ये हो गया। एक लाइन होती है आपकी डिस्टॉर्शन लेस लाइन। डिस्टॉर्शन लेस लाइन के बारे में भी एग्जाम में गेट में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये जो पूरा हमने कंटेंट तैयार किया है वो इसी बेस पे तैयार किया है कि कम से कम जो प्रीवियस ईयर के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम एज ए थ्योरी पोर्शन आपको यहाँ पे कवर करा दें, जिससे कि आपको वहाँ पर सोचना ना पड़े। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, जैसे बार्क वगैरह के एग्जाम में पुराने क्वेश्चंस जो हैं गेट के आए हुए ही वापस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम उनको सिलेबस में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम प्रैक्टिस लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो डिस्टॉर्शन लेस लाइन के बारे में क्या पूछा जा सकता है, डिस्टॉर्शन लेस लाइन, देखो ये वैसे तो सब ये पढ़े जाते हैं, माइक्रोवेव प्रोपोगेशन यानी कि कम्युनिकेशन के टॉपिक्स हैं, बट कम्युनिकेशन के टॉपिक्स पावर सिस्टम में कब आते हैं, जब आपको पता है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो सिग्नल होता है वो वेव की तरह बिहेव करता है, और वेव की तरह ही बिहेव कहाँ पे होता है, रेडियो वेव प्रोपोगेशन में होता है। इसीलिए दोनों चीज़ों की डाटा है जो यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो डिस्टर्शन लेस लाइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो अल्फा प्लस आयोटा बीटा यानी कि जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, उसमें जो अल्फा आता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, और जो आपका बीटा होता है वो फ्रीक्वेंसी से लीनियरली डिपेंडेंट होता है। उसके अलावा जो आपका करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है वो भी क्या आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनको मिला करके डिस्टॉर्शन लेस लाइन बोलते हैं। इसमें जो मैंने स्टार्टिंग की दो बातें बोली हैं कि अल्फा फ्रिक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट होता है और बीटा फ्रिक्वेंसी के साथ लीनियरली चेंज होता है, ये मैं आपको नोट कराऊंगा जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, उसी के साथ मैं आपको नोट करा दूंगा। अभी डिस्टॉर्शन लेस लाइन का मतलब क्या है कि डिस्टॉर्शन लेस लाइन में कंडीशन क्या निकल के आती है, हम करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जानते हैं क्या होता है, आर प्लस आयोटा ओमेगा एल डिवाइडेड बाई जी प्लस आयोटा ओमेगा सी। इस लाइन को अगर हमें फ्रिक्वेंसी से इंडिपेंडेंट करना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर हम आर कॉमन ले लेते हैं तो आर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, वन प्लस आयोटा ओमेगा एल बाई आर बचेगा, नीचे क्या बचेगा, जी इंटू वन प्लस आयोटा ओमेगा सी बाई जी। ठीक है, अगर यहाँ पे इफ़ एल बाई आर को मैं इक्वल कर देता हूँ सी बाई जी के, तो ये वाली क्वांटिटी इन दोनों के इक्वल हो गई, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो जेड सी क्या आ जाएगा आपके पास, रूट आर बाई जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी है, एल जी इज इक्वल टू आर सी। उस कंडीशन से करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या आया, रूट ऑफ आर बाई जी। इसको हम बोलते हैं जेड डी, यानी कि डिस्टॉर्शन लेस लाइन का इम्पीडेंस जो है वो जेड डी से भी इसको इंडिकेट किया जाता है। तो ये जो कंडीशन है एल जी अपॉन एल जी इज इक्वल टू आर सी, ये कंडीशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, मैं इसको स्टार मार्क्स कर देता हूँ। ये कंडीशन डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है कंडीशन फॉर डिस्टॉर्शन लेस लाइन, कंडीशन फॉर डिस्टॉर्शन लेस लाइन। गेट में भी ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो एल जी इज इक्वल टू जब आर सी होता है तो लाइन कैसी होती है, डिस्टॉर्शन लेस लाइन होती है। और जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इस कंडीशन को पुट करने पे आता है वो आता है रूट आर बाई जी, यानी कि जेड डी आपको मिल जाता है। तो अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में जो डिस्कस किया है, अभी तक जो हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर देखते आ रहे हैं, वो दो बातें हमें समझ में आई हैं कि लॉन्ग ट्रांसमिशन जो लाइन होती है वहाँ पे
जो वोल्टेज का सिग्नल होता है और जो करंट का सिग्नल होता है वो वेव की तरह बिहेव करता है। उसके अलावा जो सर्ज होता है, सर्ज में वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है, हाई वोल्टेज होती है, और हाई वोल्टेज लाइन होती है, और हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल भी होता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी और हाई वोल्टेज का जब सिग्नल होगा तो वो भी क्या काम करता है, उसमें भी जो वोल्टेज और करंट होता है वो डिस्टेंस और टाइम दोनों का फंक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेव की तरह बिहेव करने के लिए पैरामीटर्स कैसे होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड। और डिस्ट्रीब्यूटेड का जो कंडीशन है वो क्या है कि जो वेव लेंथ है सिग्नल की वो कंपेरेबल होनी चाहिए लाइन की लेंथ के। तो इसको कैसे किया जा सकता है? या तो लाइन की लेंथ इंक्रीज कर दीजिए, तब कंपेरेबल हो जाता है, या फिर आप लेमडा को डिक्रीज कर दीजिए। लेमडा कैसे डिक्रीज होता है? लेमडा इज इक्वल टू सी बाई एफ, फ्रिक्वेंसी बढ़ा करके लेमडा को डिक्रीज किया जा सकता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल हो या लाइन की लेंथ ज़्यादा हो, दोनों ही केस में सिग्नल आपका ट्रैवलिंग वेव की तरह बिहेव करता है। फिर मेरी लाइन सुनिएगा कि या तो सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी का हो, या फिर नॉर्मल फ्रिक्वेंसी में लाइन की लेंथ ज़्यादा हो, यानी कि जैसा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल कब होता है? सर्ज में होता है। दोनों ही केस में पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर हो जाते हैं, वोल्टेज करंट डिस्टेंस और टाइम दोनों के फंक्शन होती है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पर ट्रैवलिंग वेव थ्योरी चलती है। ट्रैवलिंग वेव के इक्वेशंस को यूज किया जाता है और ट्रैवलिंग वेव के पैरामीटर्स निकाले जाते हैं। ट्रैवलिंग वेव में ही बीटा वगैरह अल्फा वगैरह की स्टडी की जाती है। ठीक है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि जो ट्रांजिएंट सिग्नल जो होता है, ट्रांजिएंट जो आपका सिग्नल है, पावर सिस्टम ट्रांजिएंट, वो भी यहीं पे आता है। क्योंकि पावर सिस्टम ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? जो आपके सर्ज वगैरह आते हैं, तो सर्ज जो आते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रांजिएंट सिग्नल होता है कि आएगा और बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में ख़त्म भी हो जाता है, रिलीव हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? ट्रांजिएंट हो जाता है। स्टेबिलिटी की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। स्टेबिलिटी आपकी दो टाइप की होती है, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। उसके लिए हमने एक डिफरेंट सेगमेंट बनाया है, उसी में उसकी स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम पावर सिस्टम ट्रांजिएंट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सर्ज वगैरह आते हैं, तो ये भी कैसे सिग्नल है? ट्रांजिएंट सिग्नल है। तो ये सिग्नल्स हों या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज करंट हो, दोनों ही ट्रांजिएंट की तरह बिहेव करते हैं, ट्रेवलिंग वेव की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पर जो आपकी इंसिडेंट वेव होती है वो इंसिडेंट होती है और उसके बाद रिफ्लेक्ट भी होती है, और कुछ पोर्शन उसका रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो वो सभी पॉइंट अब हम आगे जा करके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशन में तो रिफ्लेक्शन जीरो होता है। वो तो हमें समझ में आ गई है, लोड इम्पिडेंस जब सर्ज इम्पिडेंस के इक्वल होगा तब जा करके हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव ज़ीरो है। रिफ्लेक्टेड वेव ज़ीरो होगा, इसका मतलब क्या है कि इंसिडेंट वेव में से रिफ्लेक्टेड वेव है और एक रेफ्रेक्टेड वेव है। तो जब रिफ्लेक्टेड वेव जीरो हो जाएगी तो जितनी भी इंसिडेंट हुई है वो पूरी क्या हो गई है? रिफ्रैक्ट हो गई है, यानी कि वो ट्रांसमिट हो गई है। तो हम चाहते तो यही है ना कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या हो कि आपकी जितनी भी इंसिडेंट वेव हो पूरी तरह से ट्रांसमिट हो जाए। बट कुछ केस ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें दूसरी तरह की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जब आपका लोड इम्पिडेंस सर्ज इम्पिडेंस से कम है, या फिर लोड इम्पिडेंस सर्ज इम्पिडेंस से ज़्यादा है, यानी कि इक्वल नहीं है, तो उस सिनेरियो में कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, कितना रिफ्रैक्ट होता है, और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ पर उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ये ट्रांजिएंट सिग्नल है इसका डिफरेंट कंडीशंस में क्या बिहेवियर होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो थैंक यू।